फ्रीज, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बैटरियां। बैटरियां सब सबने सुना हुआ है। बैटरियां ऐसे, एक तरह से ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं बैटरी। जैसे हम बैटरी का यूज करते हैं, टॉर्च में डालते हैं बैटरी को, रिमोट कंट्रोल में बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है। इन सब में क्या होती है, इन सब से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। बैटरी क्या है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत। बैटरियां ही बैटरीज होती है, बैटरियां। और बैटरियां क्या है, विद्युत के स्रोत, विद्युत ऊर्जा के स्रोत। जब भी हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम इनका यूज करते हैं, बैटरीज का यूज करते हैं। जैसे घर में लाइट चली जाती है तो अपने इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर में ये वाली बैटरी लगी होती है ना, इस बैटरी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बैटरियां सबने देखी हुई हैं, जिसको अपन कहते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई सेल, शुष्क सेल, है ना। ये वाला सेल भी देखा होगा तुमने, बटन सेल कहते हैं जिसको। इसके अलावा ये सेल भी हैं, ये मोबाइल में भी लगे होते हैं, ये वाली बैटरी मोबाइल में लगी होती है ना। ये सारी की सारी बैटरीज हैं, और सभी से, बैटरीज का मतलब ही क्या है, जिनसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो, तो विद्युत ऊर्जा के स्रोत हो। अब बैटरीज क्या है, ऐसे सेल जिनसे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, वो कौन से सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। बैटरीज का मतलब, बैटरीज कौन से सेल हैं, गैल्वेनिक सेल होती है। बैटरीज कौन से सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल। अब बैटरीज भी दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं अपन प्राथमिक बैटरी या प्राइमरी बैटरी। प्राथमिक को कहते हैं प्राइमरी बैटरी, और एक होती है सेकेंडरी या द्वितीयक बैटरी। सेकेंडरी बैटरी और प्राइमरी बैटरी का क्या मतलब है, देखो कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जिनको हम काम में लेते हैं, लेकिन एक निश्चित समय तक ये काम में आती है, उसके बाद में ये डिस्चार्ज हो जाती है। फिर इनको अपन दोबारा से काम में नहीं ले सकते, फिर इनको हमें क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो इस तरह की जो बैटरीज होती हैं वो कहलाती है प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी बैटरी। जैसे हम टॉर्च में जो सेल डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं शुष्क सेल होता है, और टॉर्च में जिसको डालते हैं, रेडियो में जिसको डालते हैं, रिमोट में जिसको डालते हैं, वो सेल क्या होता है, उसको हम डालते हैं, फिर वो कुछ समय तक तो काम करता है, फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसको अपन फेंक देते हैं, फिर नया सेल ला करके उसमें डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह की जो बैटरी हैं उनको बोलते हैं अपन प्राथमिक। समझ गए, जैसे घड़ी के अंदर अपन डालते हैं ये वाला बटन सेल जिसको कहते हैं, ये कुछ समय बाद खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, फिर फेंक देते हैं, फिर डाल देते हैं। तो इस तरह के जो बैटरीज हैं जिनको हम एक निश्चित समय तक काम में लेते हैं, उसके बाद में ये काम करना बंद कर देती हैं, वही है प्राथमिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनको अपन चार्ज नहीं कर सकते, इनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। प्राथमिक बैटरी होती है ना, उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं। चार्ज क्यों नहीं कर सकते इनको, क्योंकि इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया इनके अंदर हो रही है ना, वो एक ही दिशा में होती है वो अभिक्रिया। यानी वो कैसी अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय, एक ही दिशा में अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब कैसी अभिक्रिया होती है इनके अंदर, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की बैटरी होती है प्राथमिक बैटरी। एक होती है द्वितीयक बैटरी, द्वितीयक बैटरी जिसका उल्टा होती है, जिनको हम काम में लेते हैं, फिर ये काम करना बंद कर देती है, फिर क्या करते हैं, इनको पुनः चार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित का मतलब रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है ना, उसको अपन मोबाइल डिस हो जाता है, फिर चार्ज कर लेते हैं, फिर डिस हो जाता है, फिर चार्ज कर लेते हैं, उनको रिचार्ज किया जा सकता है। तो जिनको रिचार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी बैटरीज होती है। ठीक है, जैसे अपनी इन्वर्टर वाली बैटरी जो होती है, तो भी अपन बार बार चार्ज कर सकते हैं, डिस हो जाती है, फिर चार्ज कर लेते हैं, फिर वो काम करना बंद कर देती है, फिर चार्ज कर लेते हैं, फिर काम करना बंद कर देती है, फिर चार्ज कर लेते हैं। इनको अपन बार बार चार्ज कर सकते हैं, और जिनको अपन बार बार चार्ज कर सकते हैं, जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी बैटरी।
सेकेंडरी बैटरीज को अपन बार बार चार्ज क्यों कर सकते हैं? इनको चार्ज करने से वापस क्यों काम करना शुरू कर देती है? क्यों? क्योंकि इनमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, वो दोनों दिशाओं में चल रही है। वो आगे से पीछे भी चलती है और पीछे से आगे भी चलती है, तो बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें जो अभिक्रिया होती है ना, वो उत्क्रमणीय होती है एक तरह से। ये दोनों दिशाओं में चलती है, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे, बैटरी दो तरह की हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी जो है उनको अपन चार्ज नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी में जो रिएक्शन होती है वो एक ही दिशा में होती है, तो अपन विपरीत दिशा में नहीं करवा सकते। जबकि सेकेंडरी बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होती है वो दोनों दिशाओं में होती है। इसको अपन आगे की तरफ ले जाएंगे, फिर दोबारा इसको वापस बैक साइड यानी विपरीत दिशा में भी करवा सकते। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब प्राइमरी बैटरीज का मतलब कौन कौन सी प्राइमरी बैटरीज के एग्जाम्पल, ये डायग्राम, ये चित्र जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमने पहला देखा एक तो शुष्क सेल, जिसको ड्राई सेल कहते हैं अपन। ठीक है, शुष्क सेल जो होता है ना, उसको, वो कौन सा सेल होता है? प्राइमरी बैटरी। ये जो बटन सेल दिखाई दे रहा है तुमको, ये मरकरी सेल कहते हैं इसको। ये जो बटन सेल है ना, ये कौन सा सेल है? मरकरी सेल। सेकेंडरी बैटरी कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी बैटरी में एक तो अपनी इन्वर्टर वाली बैटरी, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है ना, जिसको अपन कहते हैं लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज सेल कह सकते हैं, तो सीसा संचयक सेल कहते हैं। लेड स्टोरेज या सीसा संचयक, जैसे निकिल कैडमियम सेल, एनआई और कैडमियम का सेल होता है निकिल कैडमियम, वो भी इसी तरह की बैटरी। अब हम इनके बारे में देखते हैं, पहले शुष्क सेल के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद में मरकरी सेल के बारे में, फिर सीसा संचयक सेल के बारे में, और उसके बाद में कौन सा सेल देखेंगे हम? निकिल कैडमियम सेल के बारे में भी थोड़ा सा। इन सब सेल्स को, सब बैटरीज को अपन थोड़ा ध्यान से देखना है, बिल्कुल सर है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब इनमें हमें ध्यान क्या क्या रखना है? तीन बातें हमको पता होनी चाहिए। पहली बात, इसमें एनोड किसका बना हुआ है। दूसरी बात, इसमें कैथोड को। और तीसरी बात, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वैद्युत अपघट्य पदार्थ, इसमें कौन सा भरा हुआ है। ये तीन बातें, ये तीन चीजें हर सेल में होगी। कोई सा सेल देखेंगे उसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, कोई ना कोई इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शुष्क सेल, ड्राई सेल। देखो, ड्राई सेल को हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, आपने ड्राई सेल पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ाया था, 10th में पढ़ा। ड्राई सेल में ये इस तरह का बेलनाकार, ये कंटेनर है, बेलनाकार कंटेनर दिखाई दे रहा है तुमको, सिलेंडर नुमा कंटेनर, ये व्हाइट कंटेनर। इसमें क्या होता है, लगी होती है इसमें एक रोड लगी होती है, ये होती है ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट यानी कार्बन की रोड है, ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन की रोड है। इसकी रोड है ये कार्बन, ये ध्यान रखना। और इस कार्बन की रोड के चारों ओर भरा होता है कार्बन मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का। यहाँ ऊपर ये धातु की टोपी लगी होती है, पीले कलर में मैंने टोपी बनाई है धातु, इस तरह की धातु की टोपी लगी होती है। ये तो है ग्रेफाइट की रोड, जो किसका काम करती है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मतलब एक तरह से कार्बन ही होता है। ये किसका काम करती है? यहाँ पर कैथोड। और ये जिंक का बना हुआ है, ये जो इनर है ये जिंक का, और ये काम करता है किसका? एनोड। ये ऊपर लगी हुई है पीतल की, देखा होगा तुमने सेल के अंदर टोपी लगी होती है, ऊपर ही ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है। टोपी है, किसी भी धातु की हो सकती है, चालक धातु है कोई भी, ये पीतल की होती है सामान्य से, धातु की। यहाँ देखो इसमें भरा हुआ है, यहाँ इस रोड के चारों ओर, ये जो ग्रेफाइट की छड़ है ना, के चारों ओर इसमें भरा होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण, क्या भरा हुआ है?
मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन। यहाँ कौन कौन है? एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ये भरा हुआ है। इसके अलावा इसमें ये जो रोड है, ये जो है ना, दीवार है, पात्र की दीवार, इस पात्र की दीवार के चारों तरफ अंदर की ओर, इस पात्र की दीवार पे अंदर की तरफ लेप किया होता है। पूरी जो अंदर की दीवार है उसको पूरे को लेप किया होता है ZnCl2 और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और NH4Cl का लेप होता है। ये रेड कलर से मैंने बनाया है। ये अंदर दीवार के चारों तरफ लेप किया हुआ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इसका लेप होता है। ठीक है, ये काम करता है किसका? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। ये ध्यान, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसका है? ये एक तो इसमें भरा हुआ है NH4 अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसका लेप होता है इसके अंदर की तरफ। तो इस तरह की बनावट होती है शुष्क सेल। ये शुष्क सेल की बनावट समझ में आ गई सबको? ये शुष्क सेल है। यहाँ ये ग्रेफाइट की छड़ इसका काम करिए कैथोड, कैथोड का काम करिए, यानी इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो जिंक का पात्र है ये काम कर रहा है किसका? एनोड का, यानी इस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। यहाँ ऊपर पीतल की टोपी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज। तुमने देखा होगा ड्राई सेल, ड्राई सेल में उसके देखो, उसके चारों तरफ अपने देखेंगे चारों तरफ तो कागज लिपटा हुआ रहता है। तो उस पर जिस कंपनी का वो सेल है उसके ऊपर उसका नाम भी लिखा होता है। जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा पैनासोनिक, तो कुछ भी लिखा होता है, नोविनो है जो भी है ना, वैसा लिखा होता है। नीचे नीचे की तरफ देखेंगे तो हमको जिनका पात्र ही दिखाई देगा, नीचे कोई कागज नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि नीचे का जो भाग है ना वो नेगेटिव का काम करता है, वो नेगेटिव है वो। तो ऊपर ऊपर जो पीतल की टोपी लगी होती है, ऊपर ऊपर देखोगे तो एक टोपी लगी होती है पीतल की, वो पॉजिटिव का काम करती है उससे। नीचे नेगेटिव, नीचे वाला भाग नेगेटिव होता है, ऊपर वाला वो टोपी वाला भाग होता है वो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट तो किसका काम कर रहा है? कैथोड का। जिंक किसका काम कर रहा है? एनोड का। मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन का चूर्ण भरा होता है ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, और जिंक के पात्र की दीवार पर लेप किया जाता है अंदर की तरफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? एनोड तो किसका है? जिंक का। कैथोड किसका है? ग्रेफाइट का। और वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसका भरा हुआ है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या इसका भरा हुआ है? अमोनियम क्लोराइड ZnCl। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सेल कैसे काम करता है? काम कैसे करता है? ये काम कैसे करेगा? इसको देखो, देखो इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये बात भी ध्यान रखना। कैसे काम करता है? तो जब भी सेल को अपन काम में लेते हैं तो सेल के अंदर ये जो केमिकल है ना, उनमें रिएक्शन होती है। एनोड पर तो क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पर क्या रिएक्शन? तो एनोड, एनोड कौन है? जिंक। जिंक की तो एनोड काम कर रहा है यहाँ पर। और जो एनोड होता है इसका मतलब उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। पता है ना हमको, एनोड का मतलब ऑक्सीकरण। एनोड वही इलेक्ट्रोड एनोड है जहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो एनोड यानी जिंक का क्या होता है? यहाँ ऑक्सीकरण। जिंक ठोस अवस्था में है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होगा तो ये बदल जाता है जिंक Zn+2, और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल। ये रिएक्शन होती है एनोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है? देखो यहाँ कैथोड पर क्या होता है? कैथोड ग्रेफाइट का बना हुआ है, यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन। तो ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO, ये MnO2 ग्रेफाइट की छड़ पर जाकर, ग्रेफाइट की छड़ पर तो है ये, यहाँ पर रिएक्शन करता है। यहाँ पर इसके पास और कौन होता है? NH4 प्लस आयन। NH4 प्लस आयन कहाँ से आए?
NH4Cl, NH4Cl में NH4 प्लस और Cl माइनस आयन होते हैं। तो ये जो NH4 प्लस आयन है वो जाते हैं कहाँ पर, कैथोड पर, प्लस एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, एनोड ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, वो कहाँ पर चले जाते हैं, कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आते हैं जब सेल क्रिया करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का अपचयन हो जाए तो MnO2 बदल जाता है MnOOH, बदल जाता है MnOOH, प्लस ये NH4 बदल जाता है किसमें, NH, ये रिएक्शन MnO2 का अपचयन हो गया, MnO2 की NH4 प्लस से रिएक्शन हो रही है तो ये बदल गया MnOOH प्लस अमोनिया, ये बनते हैं। MnO2 का अपचयन कैसे हो रहा है, देखो यहाँ MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण +4 है, निकाल के देखेंगे हम। तो MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण +4 है और यहाँ MnOOH में Mn का ऑक्सीकरण कितना हो जाता है, यहाँ पर +3 होगा, +4 से +3 हो गया। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण अंक में कमी आ गई, ऑक्सीकरण में कमी आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। तो यहाँ MnO2 का अपचयन होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर अभिक्रिया समझ में आ गई और कैथोड पर भी। तो इस तरह अभिक्रिया होती है शुष्क सेल में, ड्राई सेल। अब ये जो ड्राई सेल है, ये जो शुष्क सेल है, इसमें नेट सेल अभिक्रिया क्या होती है, देखो एनोड और कैथोड दोनों ही अभिक्रियाओं को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आ जाएगी नेट सेल रिएक्शन। इसको बोलते हैं पूर्ण सेल रिएक्शन या समग्र सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो समग्र सेल अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ नेट सेल अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेट सेल का मतलब दोनों को जोड़ना है। नेट सेल अभिक्रिया का मतलब एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है ना, उसको जोड़ देंगे। एनोड पर जिंक Zn प्लस कैथोड पर कौन है, MnO प्लस कौन है, NH4 प्लस। ठीक है, यही तो हो रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया आगे, MnOOH प्लस ये रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ MnO2 कितने ले लेंगे अपन, 2। क्यों, क्योंकि एक Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर, जबकि हमने एक लिया, यहाँ 2 ले लो, 2 MnO2, तो यहाँ 2 MnOH, यहाँ NH4 प्लस भी 2 हो जाएंगे और यहाँ NH, ये केमिकल रिएक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 2 MnO2 ग्रहण करेंगे तो MnOH बन जाएंगे। क्लियर हो गई ना बात। नेट सेल अभिक्रिया घटना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया सबको, एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पर MnO2 का अपचयन हो रहा है। नेट सेल अभिक्रिया पता लगाने के लिए दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ करके लिख दें। ठीक, ये होता है ड्राई सेल। ड्राई सेल अपन हिंदी में कहते हैं शुष्क सेल। अब शुष्क सेल में, शुष्क सेल का विभव कितना होता है, सेल का विभव, ई सेल। शुष्क सेल देखा है तुमने, उस पर लिखा भी मिलेगा तुमको, वहां लिखा होता है 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल का विभव कितना होता है, 1.5 वोल्ट। उस सेल का विभव कितना है, 1. अब शुष्क सेल कहाँ काम आता है, सबको पता है। इसको अपन रेडियो में यानी ट्रांजिस्टर में काम में लेते हैं, सेल टॉर्च में काम में लेते हैं, घड़ी में भी काम में आता है। दीवार जो घड़ियां होती है में शुष्क सेल डाला जाता है, रिमोट कंट्रोल में भी अपन शुष्क सेल डालते हैं, है ना। तो इन सब में शुष्क सेल का ही उपयोग ड्राई सेल को किया जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गई बात, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद में नेक्स्ट सेल देखेंगे हम, कौन सा, मरकरी सेल। मरकरी सेल आपने देखा है, बटन सेल जिसको कहते हैं। तो घड़ी होती है ना अपने कलाई में बांधने वाली, छोटी घड़ियां होती है, उसमें स्टील के जैसा छोटा सा बटन के जैसा सेल आता है, स्टील जिंक होता है उसके ऊपर, उस सेल का उपयोग करते हैं। वो बटन सेल ही होता है, उसी को अपन बटन नुमा आकार है इसका,
इसलिए अपन उसको बटन सेल कहते हैं। तो मरकरी सेल होता है। अब मरकरी सेल जो है, इसका उपयोग कहाँ होता है ये तो सबको पता ही है। इसका उपयोग अपन घड़ी में कर सकते हैं, या श्रवण यंत्र आते हैं सुनने के लिए जो काम आने वाले यंत्र होते हैं ना, श्रवण यंत्र, उनमें भी लगाया जाता है। या छोटे परिपथ वाले जो उपकरण होते हैं जिनका परिपथ छोटा होता है, उनमें हम बटन सेल का उपयोग करते हैं। छोटे परिपथ के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, वहां कौन से सेल का उपयोग करते हैं अपन? मरकरी सेल, चाहे वो श्रवण यंत्र हो चाहे हाथी। अब ये दिख रहा है आपको मरकरी सेल। मरकरी सेल में एनोड का काम करता है कौन? एनोड कौन होता है यहाँ पर? जिंक। जिंक अमलगम के साथ पारा मिला हुआ तो बोलते हैं जिंक अमलगम। इसको कहते हैं जिंक अमलगम। ठीक है, ये जिंक अमलगम कहलाता है। कैथोड, कैथोड में कार्बन प्लस HgO का भी उपयोग किया जाता है। HgO का मतलब होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कार्बन के साथ HgO का उपयोग कर सकते हैं। ये काम करता है किसका? कैथोड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है मेन तो, और KOH के साथ यहाँ ZnO पाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन पाया जाता है यहाँ पर? KOH के साथ ZnO, जिंक ऑक्साइड पाया जाता है। अब सेल काम कैसे करता है? जब इस सेल का उपयोग करते हैं हम, तो इसमें क्या रिएक्शन होता है? तो एनोड पर हमें पता है जिंक का क्या होगा? ऑक्सीकरण। एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है ZnH प्लस। अब देखो यहाँ भरा हुआ है KOH, वैद्युत अपघटक कौन सा भरा हुआ है? KOH भरा हुआ है। अब KOH जो वैद्युत अपघटक भरा हुआ है, इससे कौन से आयन प्राप्त हो रहे हैं हमें? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन क्रिया में भाग लेंगे। Zn क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग दो। Zn इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Zn प्लस 2 में बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये Zn प्लस 2 से रिएक्शन करके बना लेगा ZnO। क्या बना लेगा? ZnO। और यहाँ बन जाएगा OH माइनस का एक ऑक्सीजन तो ZnO से रिएक्शन, Zn से रिएक्शन करके ZnO बना लेगा, और क्या बन जाएगा इसके साथ है? ये रिएक्शन हो रही है NO। कैथोड पर क्या होगा? देखो कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर कौन है? HgO। HgO यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। HgO, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और H2, जल जो वहां बन रहा है वो H2O प्लस 2। अब HgO का मतलब यहाँ Hg का ऑक्सीकरण कितना होता है? +2 होता है। HgO में Hg पर +2 आवेश है, तो इसका ऑक्सीकरण, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा Hg, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Hg में बदल जाए। अब ये ऑक्सीजन जो है वो H2O से रिएक्शन करके बदल जाएगा किसमें? OH माइनस। क्लियर हो गई बात? ये बदल जाएगा OH माइनस। ये रिएक्शन हो रही है कहाँ पर? कैथोड। कैथोड पर HgO बदल गया Hg में, तो H2O बदल गया OH माइनस। वापस ये रिएक्शन होगी कैथोड। एनोड पर रिएक्शन समझ में आ गई, कैथोड पर समझ में आ गई। अब नेट सेल रिएक्शन क्या हो रही है? पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या है? नेट सेल रिएक्शन के लिए दोनों को जोड़ दो। देखो एनोड पर तो हो रहा है जिंक का ऑक्सीजन, प्लस यहाँ है HgO। देखो इधर H2O है, इधर H2O कट जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इधर 2 OH माइनस है, इधर 2 OH माइनस कट जाएगा। अपोजिट साइड में अगर एक जैसा ही पदार्थ है तो अपन काट सकते हैं, कैंसिल। अब क्या बचा इधर? ऊपर तो क्या बच गया? जेड। नीचे क्या बच गया? H। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है कहां पर? नेट सेल, इसको कहते हैं पूर्ण सेल। नेट सेल रिएक्शन में Zn प्लस HgO, बिल्कुल सरल रिएक्शन है, Zn प्लस HgO।
Zn तो कन्वर्ट हो गया किसमें, ZnO में, और HgO बदल गया है। पूर्ण सेल अभिक्रिया देखो तो बिल्कुल सरल है। नेट सेल अभिक्रिया देखो बिल्कुल सरल है। हो क्या रहा है नेट सेल रिएक्शन में, पूर्ण सेल अभिक्रिया में हो क्या रहा है, पूर्ण सेल अभिक्रिया में देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट करके केवल यहीं तो जा रहा है, और कुछ जिंक ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, बदल गया ZnO में, और HgO ऑक्सीजन को क्या कर Zn प्लस HgO बदल गया ZnO। तो ये हो रही है नेट सेल अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया, सेल के अंदर नेट सेल, पूर्ण सेल अभिक्रिया। क्लियर हो गई बात। मरकरी सेल दोबारा सुन लेंगे, छोटे परिपथ वाले उपकरणों में काम में लेते हैं इसको। एनोड जिंक अमलगम का है, कैथोड कार्बन प्लस जो का है इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर HgO का अपचयन होता है। नेट सेल अभिक्रिया में ZnO से रिएक्शन, Zn HgO से रिएक्शन करके बना रहा है ZnO प्लस HgO। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस सेल का जो विभव है, इस सेल का जो विभव होता है, सेल विभव, वो रहता है 1.35 वोल्ट। ई सेल का मान कितना है इस सेल के लिए, ई सेल 1.35, इस सेल का विभव होता है 1.35 वोल्ट, और इससे विभव स्थिर हो रहता है, इससे लगातार स्थिर वोल्टता की धारा प्राप्त होती है। मरकरी सेल से स्थिर वोल्टता की धारा प्राप्त होती है लंबे समय। ठीक है, ये हो गया मरकरी। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला सेल देखते हैं, सीसा संचय। इसको कहते हैं लेड स्टोरेज सेल, या जिसको कहते हैं हम, ये है लेड स्टोरेज, सीसा संचय। ठीक है, बैटरी जिसको आम भाषा में अपने बैटरी कहते हैं इसको बैटरी, ये बैटरी अपना आम भाषा में इसको, ठीक है, यह है सीसा संचय। देखा है सबने, इन्वर्टर में भी लगी होती है, गाड़ियां जो होती है ना, गाड़ियों में भी इस बैटरी का यूज किया जाता है। अब इस बैटरी को अपन खोल के देखेंगे ना, तो इसमें इस तरह की प्लेटें दिखाई दे रही थी, क्योंकि ऊपर तो बिल्कुल सही है बैटरी, लेकिन बाद में हमने क्या किया, इसकी ऊपर की प्लेटें हटा दी, साइड से प्लेटों को हटाकर, तो देखें अपने इसमें इस तरह की बहुत सारी प्लेटें रखी होती हैं, प्लेटें हैं। एक ग्रीन कलर में प्लेट दिखाई दे रही है, एक येलो कलर में, फिर ग्रीन कलर में, फिर येलो कलर में, फिर ग्रीन कलर में, फिर येलो कलर में, है ना, इस तरह ग्रीन येलो ग्रीन येलो। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है वो तो है ऋणात्मक प्लेट, ऋणात्मक का मतलब एन, और जो येलो कलर में दिखाई दे रही है तुमको वो है धनात्मक, यानी कैथ। ठीक है, और इसमें भरा होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड। क्या भरा होता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। देखो इसको बनाता हूँ मैं, तो अंदर की दो प्लेटें ले लेता हूँ मैं, इसमें कई प्लेटें लगी होती हैं, 3 से 6 प्लेट तक हो सकती। देखो यहाँ कितनी प्लेट लगी हुई है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस श्रेणी क्रम में इस तरह की बहुत सारी प्लेटें लगी होती हैं। जितनी ज्यादा वोल्टता, जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी बनाएंगे, जितनी ज्यादा उसकी वोल्टता बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा इन प्लेटों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। प्लेटों की संख्या बढ़ते जाएंगे, सेल से जो विद्युत धारा प्राप्त होगी ना, उसकी वोल्टता बढ़ती जाएगी, उसका विद्युत वाहक बल बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा प्लेटें, इसका मतलब उससे उतनी ज्यादा वोल्टता की विद्युत धारा प्राप्त होगी। अब यहाँ 2 प्लेटों को लेता हूँ मैं, और 2 प्लेटों को लेकर के इसका डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो बन आ जाएगा बिल्कुल 2 प्लेटों के लिए। यहाँ देखो इसमें क्या होता है, इस तरह का पात्र है, और इस पात्र में रखी होती हैं प्लेटें। क्या रखी हुई है यहाँ पर, प्लेटें रखी, प्लेटें, प्लेटें रखी। ठीक है, ये ऊपर, और इसमें भरा हुआ है 38% सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। 38% सल्फ्यूरिक एसिड भरा, 38% सल्फ्यूरिक एसिड, 38%
यहाँ दो प्लेटों हैं जिसमें एक प्लेट तो किसकी बनी होती है, PbO2, और एक प्लेट बनी होती है इसमें Pb की। एक Pb की बनी है और एक PbO2 की बनी। जो Pb की प्लेट होती है ना वो काम करती है यहाँ पर एनोड। Pb वाली प्लेट है वो किसका काम करेगी, एनोड। और जो PbO2 की बनी हुई प्लेट है वो काम करती है किसका, कैथोड। समझिए, PbO2 वाली प्लेट तो काम कर रही है कैथोड का और Pb वाली प्लेट काम कर रही है, ये ध्यान रखना है। एनोड पर कौन सा चार्ज है यहाँ पर, नेगेटिव, यानी ये प्लेट तो काम करती है नेगेटिव, नेगेटिव। PbO2 वाली प्लेट काम करती है पॉजिटिव। कौन सा, आगे बात हम बात करेंगे पहले, जब सेल को क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्राप्त कर। हमें पता है कि ये जो बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी, तो अपन वापस चार्ज भी कर सकते हैं काम में लेने के बाद। तो पहले अपन जब इस सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो ये कैसे काम करता है, इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होती है वो देखते हैं पहले। सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते, ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त करते समय क्या रिएक्शन होती है। देखो, विद्युत धारा जब प्राप्त करते हैं इससे तो एनोड पर Pb का ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर Pb का क्या होता है, ऑक्सीकरण। Pb प्लस, अब सल्फ्यूरिक एसिड में दोनों आयन है, H प्लस भी है और SO4 माइनस। तो SO4 माइनस 2 आयन रिएक्शन कर, होता क्या है यहाँ पर, Pb क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ऑक्सीकरण का मतलब Pb इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और Pb इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो किसमें बदल जाएगा, Pb प्लस 2। और ये Pb प्लस 2 और ये SO4 माइनस 2 दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, PbSO। ये रिएक्शन हो रही है एन। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है PbO2। अब PbO2 की रिएक्शन होती है, यहां से हमें H प्लस आयन भी प्राप्त होते हैं और SO4 माइनस। तो H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे। इसके अलावा कौन आएंगे कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन। एनोड से इलेक्ट्रॉन भी तो कैथोड की तरफ आएंगे ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो PbO2 में Pb का ऑक्सीकरण कितना है, प्लस के 4। प्लस 4 का मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो Pb प्लस 2 में बदल जाएगा ना, प्लस 4 है। तो ये क्या करता है, Pb प्लस 4 यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए हैं उनको ग्रहण करके बदल जाता है Pb प्लस 2। लेकिन Pb प्लस 2 तो SO4 माइनस 2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PbSO। अब यहाँ बच गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये बना लेते हैं क्या, तो बन जाता है 2H। ये रिएक्शन हो रही है कैथोड। क्लियर हो गई, एनोड पर Pb का हो गया ऑक्सीकरण, कैथोड पर PbO2 का हो गया। नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा, दोनों को जोड़ दो। एनोड पर तो क्या है Pb, कैथोड पर क्या है PbO। एक SO4 माइनस 2 एनोड पर है और एक कैथोड पर, तो हो गए 2 SO4 माइनस 2 और 4H प्लस। दोनों को मिला के लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2H2SO। 4H प्लस प्लस 2 SO4 माइनस 2 मिला के लिख देंगे, ये तो होगा। Pb और PbO2 दोनों बना लेंगे PbS प्लस 2H। ये है नेट सेल, कंप्लीट सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को इस तरह याद रखना है, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 बन गए 2 PbSO4 प्लस 2। यहाँ एनोड कैथोड दोनों पर ही PbSO4 बनता है जब सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर उसको हम दोबारा से रिचार्ज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर इसमें विद्युत धारा प्राप्त, तो पुनः आवेशित करते हैं। पुनः आवेशित का मतलब रिचार्ज करते हैं। जब सेल को पुनः आवेशित करेंगे तो क्या होगा,
ये जो रिएक्शन है ना, ये विपरीत दिशा में हो जाएगा, ये रिएक्शन विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यहाँ PbSO4 जो दोनों पट्टियों पर बन गया, एनोड कैथोड पर जो PbSO4 बन गया और जो H2O बन गया, ये दोनों वापस रिएक्शन करेंगे जब सेल के अंदर पर विद्युत धारा का प्रवाहित करें, तो वापस Pb भी बन जाएगा, PbO2 भी वापस बन जाएगा और H2SO4 भी पुनः बन जाएगा। सारी चीजें वापस बन गई, एनोड पर वापस Pb बन गया, कैथोड पर वापस PbO2 बन गया और ठीक है। अब हमने विद्युत धारा प्रवाहित करके फिर इसको चार्ज किया है, यानी इस समय जब हम सेल को पुनः आवेशित करते हैं तो ये सेल गैल्वेनिक सेल की तरह काम नहीं कर रहा, फिर ये किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ पर वैद्युत अपघटनी सेल, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन विद्युत धारा प्रवाहित करने से ही हो रही है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करने से रिएक्शन हो रही है या विद्युत ऊर्जा जब रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो वो होता है वैद्युत अपघटनी। तो जब इस सेल को पुनः आवेशित करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो ये वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, इससे दोनों पट्टियों पर, एनोड कैथोड वाली पट्टी पर वापस Pb और PbO2 बन जाता है और फिर वापस अपन इस सेल को दोबारा से काम में, जब ये दोनों बन गए तो ये रिएक्शन वापस इसी तरह होने लग जाए, फिर काम में ले लेंगे, फिर दोबारा दोनों पट्टियों पर PbSO4 बन जाएगा, फिर दोबारा चार्ज कर लेंगे। इस तरह ये चलती रहती है प्रक्रिया बार। इसमें प्लेटों की संख्या, मैंने पहले बताया कि प्लेटों की संख्या जितनी ज्यादा होगी सेल की वोल्टता, सेल का विभव उतना ही ज्यादा। निकिल कैडमियम सेल, कौन सा? निकिल कैडमियम। देखो बच्चों, निकिल कैडमियम सेल भी एक सेकेंडरी सेल होता है, ये भी सेकेंडरी सेल है, इसको भी हम वापस चार्ज, और ये सेल जो है ना, ये हम अधिक लंबे समय तक विद्युत, लेकिन ये महंगा होता है इसलिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया। निकिल कैडमियम सेल महंगा होने के कारण इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते, ये ध्यान रखें। निकिल कैडमियम सेल का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता, यानी बहुत ज्यादा काम में इसको नहीं लेते। रीजन ये है कि इसकी लागत ज्यादा है, इसको बनाने में ज्यादा समय लगता है, कार्य अवधि ज्यादा है, ज्यादा समय तक इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत है खर्चा ज्यादा। इसमें एनोड का काम तो करता है कौन? सॉरी, एनोड का काम करता है कौन इसमें? कैडमियम। कैथोड का काम करता है कौन इसमें? NiO। और इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है कौन इसमें? KOH भरा होता है। इस सेल को ज्यादा डिटेल अपन को नहीं देखनी है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसमें जो सेल रिएक्शन है वो हमें पता, ज्यादा डिटेल अपने सेल है नहीं इसका, बस अपन को थोड़ा सा ही। नेट सेल रिएक्शन क्या होती है इसमें? ये जो कैडमियम है और ये NiOH का होल थ्राइस बन जाता है, NiOH होल, ये दोनों रिएक्शन कर CD तो बदल जाता है किसमें? CDO। और NiOH होल थ्राइस बदल जाता है किसमें? NiOH ट्वाइस प्लस H। ये रिएक्शन होगी है, CD NiOH होल थ्राइस करके बनाते हैं CDO प्लस NiOH। ये निकिल कैडमियम सेल की है। ये निकिल कैडमियम सेल, ध्यान रखना इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और ये इसकी संरचना भी दिखाई गई, ये तो खोल करके दिखाई। इसमें क्या होता है, एक तरह से तीन बिल्कुल पतली लेयर होती है, तो यहाँ लिखा हुआ एक धनात्मक लेयर है, धनात्मक प्लेट है, एक पृथककारी होता है और एक ऋणात्मक। इसमें देखो येलो कलर से जो दिखाया गया ना वो तो है पृथककारी, दोनों को अलग करने वाला। व्हाइट कलर से है वो धनात्मक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और जो ब्लू कलर से दिखाई गई है वो है ऋणात्मक यानी नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट का मतलब वो एनोड है और पॉजिटिव प्लेट का मतलब वो कैथोड है, और येलो जो है वो इन दोनों को सेपरेट।
ये प्रक्रिया सेम वैसी होगी जैसे अपन 3 पन्ने ले लें, एक पन्ना, उसके ऊपर दूसरा पन्ना, उसके ऊपर तीसरा पन्ना, 3 पन्ने ले लिए। एक पन्ना किसका है? पॉजिटिव, फिर बीच में हमने रख दिया पृथककारी प्लेट, फिर उसके ऊपर रख दिया ऋणात्मक प्लेट, और फिर तीनों पन्नों को अपन क्या करते हैं? मोड़ करके और लपेट दिया एक तरीके, बिल्कुल गोलाई में क्या करते हैं? उनको लपेट दें, समझ गए? तो वो बन जाती है क्या? इस तरह से बनता है कौन? निकिल कैडमियम। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम ईंधन सेल। अगला सेल कौन सा देखेंगे अपन? ईंधन सेल, तो फ्यूल कहते हैं, ईंधन सेल, फ्यूल सेल। ये इंपॉर्टेंट है ईंधन सेल, ये ध्यान रखें। ईंधन सेल क्यों कहते हैं इसको, ये पता लग जाएगा। ईंधन, फ्यूल किसको कहते हैं? जिसकी अपन ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त, इसका मतलब ये कि अपन ईंधन जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं तो हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त। अब ईंधन की ऊर्जा को अगर हम विद्युत ऊर्जा में बदल दें, ऐसा काम जो सेल करते हैं उनको बोलते हैं ईंधन। ईंधन सेल वह युक्ति है, ईंधन सेल क्या करता है? ईंधन की दहन ऊर्जा, ईंधन के जलने से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो बोलते हैं दहन ऊर्जा। तो ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे ही किस में बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा। ईंधन सेल क्या करते हैं? ईंधन की दहन ऊर्जा, ईंधन की कौन सी ऊर्जा? दहन ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा। ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, उनको बोल देते हैं पर ईंधन सेल। अब ईंधन सेल में ईंधन के रूप में किसको काम में लेते हैं अपन? हाइड्रोजन के अलावा मीथेन, CH4 का उपयोग भी करते हैं ईंधन के। यहाँ हम बात करेंगे कौन से सेल की? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, बिल्कुल सरल डायग्राम है। देखो इसमें ये यहाँ ये लगी हुई है एनोड और कैथोड, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, कार्बन के सैरंध्र इलेक्ट्रोड है, कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं जिसमें रंध्र होते हैं, सैरंध्र इलेक्ट्रोड है कार्बन। ये इधर भी इलेक्ट्रोड और इधर भी, तो हमें एक एनोड का काम करते हैं। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। इसके बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ भरा हुआ है एनएच का विलयन, सांद्र एनएच का विलयन भरा हुआ, सांद्र विलयन। और जिधर एनोड है उधर से हम गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी? हाइड्रोजन। और जिधर कैथोड है उधर से गैस प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, कौन? समझ में आ गई बात? ईंधन सेल में एनोड की तरफ तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर, कैथोड की तरफ ऑक्सीजन। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, सैरंध्र इलेक्ट्रोड हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए इन इलेक्ट्रोडों में प्लेटिनम या पैलेडियम जैसी धातु, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम को समायोजित करके रखा जाता है, तो उत्प्रेरक का काम करता है। समझ आ गई बात? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए यहाँ उत्प्रेरक के रूप में किसको उपयोग करते हैं? एनोड और कैथोड में कौन सी धातु को उपयोग करते हैं? प्लेटिनम और पैलेडियम का। ये बात ध्यान। और दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में किसका विलयन भरा होता है? सांद्र एनएच का। ये ध्यान। एनोड की तरफ कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन गैस, और कैथोड की तरफ ऑक्सीजन गैस। ये ध्यान। ये है ईंधन सेल। कौन सा ईंधन सेल? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कैसे काम करता है, कैसे इसका उपयोग करते हैं अपन, कैसे अभिक्रिया होती है? तो देखो एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है? एनोड की तरफ कौन सी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन। यहाँ देखो NaOH डाला है, तो NaOH का मतलब यहाँ कौन से आयन है? यहाँ पर OH माइनस आयन। NaOH का मतलब यहाँ कौन से आयन है? यहाँ पर
OH माइनस आएगा। अब ये OH माइनस आएगा, एनोड पर कौन सी गैस प्रोवाइड की हमने? हाइड्रोजन, प्लस OH माइनस आएगा। क्रिया करें, ये 2H2 4OH। एनोड का मतलब क्या होता है? जहां ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ ऑक्सीकरण किसका होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन चार्ज करके किसमें बदलेगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज देगा, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, 2H2, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 4 हाइड्रोजन है तो 4H प्लस बन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4H प्लस और 4 OH माइनस, दोनों आपस में रिएक्शन क्या बना लेंगे? 4H प्लस 4 OH माइनस बन के 4H। ये रिएक्शन हो रही है। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो कैथोड पर ऑक्सीजन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? एनोड से, एनोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, प्लस H2O, एनोड से H2O भी आ जाएंगे, या 2H2O के अब क्या होगा यहाँ पर? O2, 2H2O और इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे? 4OH माइनस। क्या बन गए? 4OH, 2H2O, 2H2 है तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर से आ गए तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन मतलब 4 OH और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो बन जाएंगे 4 OH माइनस। सही तो ये रिएक्शन हो रही है कहाँ पर? क्या नेट सेल रिएक्शन क्या हो रही है? अगर अपन टोटल कर दे दोनों रिएक्शनों को जोड़ दें तो आ जाएगी नेट सेल। पता लगाओ, बिल्कुल सरल है। नेट सेल रिएक्शन देखो क्या हो रही है, 2H2 प्लस ऑक्सीजन, ये OH, 4 OH, 4 OH इधर कैंसिल हो जाएंगे, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2H2 है जबकि ऊपर कितने हैं? कितने बच जाएंगे? 2H, तो इधर आ जाएंगे, तो इधर 2H2, इधर O2, OH माइनस OH माइनस कैंसिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इधर 2H2 है जबकि 4H2 है, 2H2। ये होती है नेट। यानी जब ईंधन सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग करते हैं तो यहाँ जल बनता है, H2O बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होने से क्या बन रहा है? यहाँ पर H2O बन रहा है। ठीक है, ये होती है। ये रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए। ईंधन सेल में क्या क्रिया हो रही है बताओ? H2 प्लस O2 जल बनता है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, तो विशेष जटिल। तो H2 प्लस O2 2H2, और जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होती है विद्युत। देखो इस सेल का उपयोग, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, इस सेल का उपयोग किया गया था अपोलो अंतरिक्ष यान, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाया गया था, है ना? उस अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपोलो जो अंतरिक्ष यान था उसमें इस ईंधन सेल का उपयोग किया गया। ठीक है, देखो इस ईंधन सेल का उपयोग करने से क्या फायदा है? तो यहाँ जल भी बन रहा है। तो अंतरिक्ष में जब गए तो अंतरिक्ष में जल बनता है, वाष्प बनती है, जल वाष्प का संघनन करके पानी प्राप्त करके उस पानी का भी यूज। ठीक है, और क्या विशेषताएं होती है इस सेल में? देखो इस सेल में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ईंधन की जो ऊर्जा है, दहन ऊर्जा, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना है, और इसकी जो दक्षता है ना वो 70% तक होती है। ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है? 70%। दक्षता 70% का मतलब ये 70% तक ईंधन की जो टोटल ऊर्जा काम में ले रहे हैं, ईंधन की जो दहन ऊर्जा है उसको 70% दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में 70% रखता है। दूसरी बात, यहाँ क्या बन रहा है? दोनों के रिएक्शन से जल बन रहा है, और कुछ तो नहीं बन रहा, यानी यहाँ कोई प्रदूषक पदार्थ भी नहीं बन रहा, कोई ऐसा पदार्थ नहीं बन रहा है तो हानि पहुंच
दूसरी बात, ईंधन सेल में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब तक ईंधन की आपूर्ति करते रहेंगे, जब तक ईंधन की आपूर्ति करते रहोगे, जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते रहेंगे, तब तक हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। और जब हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना बंद करना है तो अपन क्या करेंगे, ईंधन प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोवाइड बंद कर देंगे, दहन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होना भी बंद हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, ईंधन सेल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था। विशेषता है क्या, ये 70% इसकी दक्षता है, इसमें कोई प्रदूषक पदार्थ भी नहीं बनता है। और जब तक ईंधन की आपूर्ति करेंगे तब तक इससे अपन विद्युत ऊर्जा कर सकते, ये ध्यान रखें, ठीक है। ईंधन सेल इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। ईंधन सेल आता है बोर्ड के एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। में एनोड की क्या रिएक्शन है, कैथोड की क्या रिएक्शन है, नेगेटिव क्या रिएक्शन, ये सबको याद हो, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो अभी हमने पढ़े ये बैटरी सेल में, हमने प्राइमरी बैटरी पढ़ी, सेकेंडरी बैटरी पढ़ी। प्राइमरी बैटरी में हमने पढ़ा है एक तो ड्राई सेल को, और एक हमने पढ़ा मरकरी सेल। सेकेंडरी में हमने 2 सेल पढ़े हैं, एक पढ़ा हमने लेड स्टोरेज तीसरा सेल, और दूसरा पढ़ा हमने कौन सा, निकिल कैडमियम। तो एक पढ़ा हमने ईंधन, तो ईंधन की ऊर्जा को, ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, इसमें हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन। अब हम बात करेंगे संक्षारण, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, संक्षारण। संक्षारण और संक्षारण का मतलब क्या होता है, संक्षारित होना, नष्ट होना। संक्षारण जैसे धातु, कोई भी धातु है, जैसे लोहा है, लोहे पर जंग लग गई, जंग लगने का मतलब लोहा नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे लोहा खत्म हो रहा है, वो क्या हो रहा है, संक्षारित हो रहा है। जैसे तांबा है, तांबे को अपन ज्यादा काम में लेते हैं, तांबे का उपयोग करते हैं, तो तांबे के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है। हरे रंग की परत बनने का कारण क्या है, वहां तांबा नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे तांबा खत्म होता जा रहा है। इस तरह चांदी, चांदी पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, काले रंग की परत बन जाती है, तो इसका मतलब चांदी नष्ट होती है। इसी को बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब किसी धातु का नष्ट होना। तो धातु नष्ट कब होती है, धातु का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता रहता है। धातु क्या करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके और ऑक्साइड बना लेती है, ऑक्साइड बनता रहता है। ऑक्साइड बनने का मतलब धातु क्या होती है, नष्ट होती है। संक्षारण के एग्जाम्पल में हमने बताया जंग लगना, किस पर, लोहे। अब आप कहोगे सर अभी तो आप सेल पढ़ा रहे थे, अब डायरेक्ट ये संक्षारण कहाँ से आ गए, ये और संक्षारण, संक्षारण और सेल में क्या संबंध, अपन बात कर रहे हैं वैद्युत रासायनिक सेल की, वैद्युत अपकरणिक सेल की, बैटरी की। ये संक्षारण की घटना एक तरह से अचानक आ, देखो ये अचानक नहीं, यहाँ पर संक्षारण की जो घटना है ना, ये भी एक वैद्युत रासायनिक घटना हो। संक्षारण भी कैसी घटना है, एक वैद्युत रासायनिक। संक्षारण में भी वैसे ही अभिक्रिया होती है जैसे सेल में होती है, इसीलिए अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, सेल के समान ही घटना है। सेल में जैसे अभिक्रिया होती है ना एनोड कैथोड पर, उसी तरह संक्षारण के अंदर भी एनोड कैथोड पर ऑक्सीजन। यही कारण है कि अपन यहाँ संक्षारण को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। संक्षारण पढ़ने का यही कारण है, संक्षारण भी एक वैद्युत रासायनिक घटना है। और जब संक्षारण होता है तो जो जिस भी धातु का संक्षारण हो रहा है, उस धातु की सतह एक वैद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य, छोटे गैल्वेनिक सेल की तरह। जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि से अपन इसको समझेंगे। लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया विधि है, लोहे पर जंग कैसे लगती है, देखो लोहे पर जंग कब लगती है तुमको पता होगा, लोहा जब सूखी जगह रखा हुआ है, लोहे पर कोई नमी नहीं है, तो लोहे पर जंग नहीं लगती। लोहे पर जंग कब लगती है, जब लोहे को अपन नमी में रख दें, बाहर रख दें कुछ नमी के अंदर, तो धीरे धीरे लोहे पर जंग लगने लगती है। यानी लोहे पर जंग लगने का तो लोहा धीरे धीरे ऑक्साइड में बदलने लगता है, लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया में, क्योंकि लोहे पर जंग लगने की क्रिया में लोहे की सतह एक छोटे सेल की तरह काम करती है, छोटे सेल की तरह काम करे, इसलिए वहां पर एनोड भी होगा, वहां पर कैथोड। तो जब लोहे पर जंग लगती है तो एनोड, लोहे की सतह ही एनोड का काम करती है, वहां पर लोहे की सतह किसका काम करती है, एनोड। और जो सतह उस समय एनोड का काम कर रही है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। एनोड की
काम कौन करती है? लोहे की सतह। लोहे की वह विशेष सतह जहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है वो एनोड सतह। तो लोहा जब काम करेगा इसका मतलब लोहे का ऑक्सीकरण होगा। तो लोहे का ऑक्सीकरण होगा तो लोहा इलेक्ट्रॉन त्याग करके बदल जाएगा किसमें? Fe+। समझ आ गई बात? प्लस। क्लियर? एनोड पर यह अभिक्रिया होती है। कैथोड पर क्या होता है? लोहे की सतह पर जहां नमी होती है वहां कैथोड की अभिक्रिया होती है। कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है? अपचयन की अभिक्रिया। तो अपचयन की घटना होती है। एनोड से इलेक्ट्रॉन गति करते हुए कैथोड की तरफ, और कैथोड पर होते हैं H+। कैथोड पर होती है वायुमंडलीय ऑक्सीजन। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो एनोड से गति करके गए हैं तो वहां क्या होता है? ये जो H+ आयन है इनका अपचयन कर दो, क्यों बदल जाते हैं ये H+ आयन H2। ये अभिक्रिया होगी। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या कहा? एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ गमन कर और कैथोड पर H+ का वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या हो जाता है? अब ठीक है, और क्या बन गया? H2O बन गया। H+ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना? H2O बना। अब ये H+ कहां से आए? ये H+ कहां से आए? देखो, नमी होती है। नमी का मतलब जल है, और वायुमंडल में कौन सी गैस है? CO2 गैस है। तो ये नमी CO2 गैस से क्रिया करके बनाती है H2 कार्बोनिक। और इस कार्बोनिक अम्ल के अपघटन से प्राप्त होते हैं H+ आयन प्राप्त होते हैं H+। और ये H+ आयन फिर कैथोड पर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके बना। तो यहाँ पर H+ का अपचयन होकर के H2O बनता है कैथोड। क्लियर हो गया? ये अभिक्रिया होती है। अब नेट सेल अभिक्रिया लिखे। नेट सेल का मतलब एनोड कैथोड दोनों की अभिक्रिया को जोड़ करके लिखें तो क्या हो रहा है इसमें? टोटल 2Fe प्लस 4H प्लस O2। ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पर। आगे क्या हो रहा है? Fe को किसमें बदल गया? Fe। और H किसमें बदल गए? ये काम हो रहा है। ये नेट सेल अभिक्रिया होती है लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि के दौरान। ये नेट सेल अभिक्रिया होती है पूर्ण सेल। क्लियर हो गई बात? एनोड पर क्या हुआ? लोहे का ऑक्सीजन। कैथोड पर क्या हुआ? हाइड्रोजन H+ का ऑक्सीजन। और नेट सेल अभिक्रिया। अब देखो, ये जो Fe+2 आयन बने हैं, ये Fe+2 आयन ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के Fe+3 में बनता है। Fe+2 बनते हैं पहले, लेकिन Fe+2 जिसको अपन फेरस आयन कहते हैं, ये ऑक्सीकृत होकर के Fe+3 जिसको अपन फेरिक आयन कहते हैं उसमें बदलते हैं। और ये फेरिक आयन बदल जाते हैं किसमें? Fe2O3। और ये Fe2O3 जल से योजित होकर, जल योजित होकर XH2 बना लेता है लोहे पर जंग। इसी को ही कहते हैं अपन लोहे की। ठीक है, Fe2O3.XH2 को ही क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, लोहे की जंग कहते हैं। समझ में आ गई बात? विषय लग जाती है लोहे पर। दोबारा समझेंगे। संक्षारण, धातु का नष्ट होना ही संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा नष्ट हुआ। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना या तांबा नष्ट हुआ। तो संक्षारण क्रिया में होता क्या है? धातु की सतह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड की परत बना देती है। अब लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि में अपन देखें तो जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे की सतह छोटे वैद्युत रासायनिक सेल या छोटे गैल्वेनिक सेल की भांति का, वहां लोहे का एक भाग जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड का काम करता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है Fe। ठीक है, Fe+2 से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वो धातु से गति करते हुए एनोड से कैथोड की तरफ गति करते हुए कैथोड पर, और कैथोड पर H+ आयनों का अपचयन करके बनाते हैं। ठीक है, और ये जो Fe+2 आयन बने हैं, ये Fe+2 आयन ऑक्सीकृत होकर के बना देते हैं Fe2O3। Fe+2 बदल गया किसमें? Fe2O3। Fe+3
Fe+3 का मतलब Fe2O3 बन गया ना यहाँ पर। Fe+2 मतलब इसका मतलब Fe+2 किसमें बदल गया Fe2O3। और Fe2O3 जल योजित होकर के बना है, जल योजित होकर Fe2O3.XH जल के अणु और आ गए। इसी को अपन कहते हैं लोहे पर जंग। एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं लोहे पर जंग का अर्थ क्या है, Fe2O3। ये होती है लोहे पर जंग लगने की क्रिया। देखो इसको अपन डायग्राम से देखें, ये लोहे पर जंग लगने की क्रिया है। ये नीचे लोहे की सतह है, ठीक है, और ये ऊपर क्या है, नमी। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये लोहे का भाग यहाँ से जो खत्म हुआ है, ये भाग यहाँ लोहा था, लेकिन लोहा ऑक्सीकृत हो गया। यहाँ से लोहा ऑक्सीकृत हो गया, यहाँ से जो Fe है वो ऑक्सीकृत हो गया, और Fe कहाँ चले गए, ऊपर चले गए Fe+, और इलेक्ट्रॉन आ गए नीचे। एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe+2 चला गया, एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये Fe+2 आयन तो ऊपर आ गए, यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ये चले गए कहाँ, कैथोड। कैथोड पर कौन है, 4H+ भी है, O2 भी है। फिर 4H+ और ये O2 और ये 4 है, इसमें बदल गए H2। ये अभिक्रिया हो गई। ये तो इधर की जो अभिक्रिया हो तो कहाँ हो रही है, एनोड पर, और ये साइड में जो अभिक्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, कैथोड। अब ये जो Fe+2 आयन बने थे, ये Fe+2 आयन ऑक्सीकृत होकर ये Fe+2 आयन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बदल गया Fe2। और ये Fe2 जंग कब बदल जाएगा, जब Fe जल योजित हो बनेगा Fe2O3.X, Fe2O3.XH2 बन जाता है। अब बताओ किसी को, ये हो गया संचारण। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। तो संचारण को रोकने के लिए क्या करें, संचारण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे अपन लोहे की वस्तुओं काम में लेते हैं, लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, लोहा नष्ट हो जाता है। तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो बड़े बड़े पुल होते हैं, है ना, वहां पर लोहे की कुछ बड़ी बड़ी लोहे की वस्तुएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं जंग लगने से। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसको रोके कैसे, ताकि लोहे पर जंग ना लगे, ताकि संचारण ना हो। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, देखो लोहे पर जंग या किसी धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत कब बनती है, उसका संचारण कब होता है, जब धातु की सतह वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में, तो नमी और वायुमंडलीय गैस के संपर्क में नहीं आएगी तो संचारण भी नहीं। लोहे को अपन अंदर ही अंदर रखेंगे, उसको नमी से दूर रखेंगे, संचारण होगा क्या, जंग लगेगी क्या उससे, नहीं लगेगी। तो संचारण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं पर, धातु की वस्तुओं पर हम क्या करते हैं, पेंट का लेप करते हैं, पेंट। तो अगर अपन पेंट का लेप करते हैं, इसका करते हैं पेंट का लेप करने से क्या होता है, लोहे की सतह या धातु की सतह वायुमंडलीय नमी और गैसों के संपर्क में नहीं आ पाती, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगती। तो अपन पेंट का लेप करके उसको बचा सकते हैं। धातु पर अगर लेप कर दें, पेंट कर दें, तो उस पर जंग नहीं लगेगा, उसका संचार। दूसरी बात, दूसरा हम कर सकते हैं किसी अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक, जैसे टिन, इसको अगर हम लोहे पर इसका लेप करते हैं, जिंक का, टिन का लोहे के ऊपर क्या करते हैं, इसका लेप करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, लोहे पर जंग नहीं लगेगी। क्यों, ये जो जिंक है, ये जो टिन है, इनका ऑक्सीकरण लोहे से पहले होगा। लोहे की तुलना में जिंक का ऑक्सीकरण पहले होता है। तो जब लोहे पर जिंक का लेप कर देंगे तो जिंक क्या करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा, लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होने देगा। समझ गए, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही तो नष्ट होता है। तो जब हम लोहे की सतह पर जिंक का लेप कर देंगे, टिन का लेप कर देंगे, तो लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा, लोहा नष्ट नहीं होगा, जिंक का ऑक्सीकरण होगा। और जिंक क्या करेगा, अपने को नष्ट करके, स्वयं को नष्ट करके लोहे को। तुमने साइकिल का हैंडल देखा होगा, साइकिल का हैंडल के ऊपर कभी जंग लगते हुए नहीं देखा। साइकिल के हैंडल पर जिंक का लेप होता है, ध्यान करो, जिंक का लेप होता है। जिंक का लेप इसीलिए होता है वहां पर कि उस पर जंग नहीं लगती। जंग को रोकने के लिए ही वहां जिंक का लेप किया। इसमें क्या होता है कि जिंक अपने आप को नष्ट करता है, लोहे को जंग नहीं लगती। इसके अलावा अपन विद्युतीय सुरक्षा भी कर सकते हैं। विद्युतीय सुरक्षा
या वैद्युत रासायनिक सुरक्षा। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर लोहे के पाइप रखे हुए हैं और लोहे के पाइप जमीन के अंदर दबे हुए हैं, जमीन के अंदर तो नमी भी होती है, वहाँ जंग जल्दी लगेगी। तो क्या करते हैं, लोहे के पाइपों को तार के द्वारा, एक चालक तार के द्वारा किसी अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिंक से या मैग्नीशियम से उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो एनोड का काम कौन करेगा, फिर वहां पर जो अधिक क्रियाशील धातु है ना, वो एनोड का काम करेगा, और जो एनोड का काम करेगी ना वो नष्ट होगा। लोहा नष्ट नहीं होगा, जो एनोड है ना वो नष्ट होगा पहले। और एनोड जिसका बना हुआ, जैसे अपन मैग्नीशियम का एनोड बना देंगे, मैग्नीशियम को लोहे से जोड़ देंगे तार के द्वारा, मैग्नीशियम को लोहे से जोड़ दोगे तार के द्वारा, तो मैग्नीशियम नष्ट होगा, लोहे का पाइप जो है ना उस पर जंग नहीं लगेगा। अभी हमने पढ़ा है, ऑक्सीकरण उसका होता है जो एनोड है, और जो ऑक्सीकृत होता है वही नष्ट होता है। जमीन के अंदर जो पाइप दबे हुए हैं उनको बचाने के लिए क्या करेंगे, अपन उस पाइप को तार के द्वारा ऊपर मैग्नीशियम से जोड़ दो या जिंक से जोड़ दो, तो जिंक या मैग्नीशियम काम करेगा एनोड का, तो एनोड नष्ट होगा, यानी जिंक या मैग्नीशियम खत्म ऊपर नहीं लगेंगे। तो बोलते हैं विद्युतीय सुरक्षा, विद्युतीय सुरक्षा के द्वारा लोहे पर जंग नहीं लगने से उसको रोका जाता है। ठीक है बच्चों।